नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा लगातार आसमान छू रहा है। पैर में चोट लगने के बाद व्हीलचेयर से चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी ने अमित शाह पर आज जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग के रोज के कामों में दखल दे रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने कहा कि क्या गृह मंत्री देश को चलाएंगे या ये तय करेंगे कि कौन गिरफ्तार होगा और कौन पीटा जाएगा और कौन सी एजेंसी किसका पीछा करेगी। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग को कौन चला रहा है। उम्मीद करती हूँ ये अमित शाह नहीं चला रहे हैं। ममता ने कहा कि वो निष्पक्ष चुनाव चाहती है। आज ममता बनर्जी ने अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह टीएमसी नेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाह रैलियों में भीड़ नहीं जुटने के कारण बौखलाए हुए हैं और बीजेपी उनको मारने की योजना बना रही है और इसीलिए उनके सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह ही हटा दिया है। ममता ने कहा कि देश को चलाने के बजाय अमित शाह कोलकाता में बैठकर साजिश रच रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? क्या वो मुझे मारना चाहते हैं? क्या वो ये सोचते हैं कि मुझे मारकर चुनाव जीत लेंगे? लेकिन वो गलत सोच रहे हैं। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ममता बनर्जी ने नामांकन पत्र में ये नहीं बताया है कि उनके खिलाफ 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए उनका नामांकन रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आयोग को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ असम में 5 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के पास है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि बीजेपी तथ्यों की पड़ताल किए बगैर ही ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है। टीएमसी द्वारा हंगामा करने के बाद राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उनको बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे और नियम के मुताबिक अगर वो पार्टी से जुड़ते हैं तो उनको राज्यसभा से अयोग्य करार दिया जाएगा। इसी को लेकर टीएमसी ने हंगामा किया था, जिसके बाद आखिरकार अब उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। बड़ी संख्या में टीएमसी से बीजेपी में आए नेताओं को टिकट दिए जाने से बीजेपी के समर्थकों में काफी गुस्सा है और इसका असर सोमवार को बीजेपी के कोलकाता ऑफिस के बाहर देखने को मिला, जहां बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने चुनावी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह और शिव प्रकाश जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जिन बैंकों का निजीकरण किया जा सकता है उनके कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। चाहे उनके वेतन की बात हो, उनका स्केल हो या फिर पेंशन हो, हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। बता दें, बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 9 बैंक यूनियनों के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल की घोषणा की थी। इसके बाद से बैंक के कामकाज में दिक्कत हो रही है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल करने वाले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने कहा है कि वो इस विरोध प्रदर्शन को लंबी लड़ाई के तौर पर शुरू कर सकते हैं और उनका आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह लंबा चल सकता है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सरकारी बैंक मोदी मित्रों को बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। मैं हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं। चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे किसानों ने अब कहा है कि वो गुजरात में होने वाले उपचुनाव में भी जाएंगे और वहां भी जनता से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बताया कि वो गुजरात समेत जहां जहां उपचुनाव होने वाले हैं वहां भी जाएंगे। बता दें, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2 संसदीय क्षेत्रों और गुजरात समेत विभिन्न राज्यों के 14 निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल का दिन निश्चित किया गया है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध तेज होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि रिजवी ने कुरान में से 26 आयतों को हटाने की मांग की है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। रिजवी के समर्थन में दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोग आ गए हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि रिजवी किसी के इशारे पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। रिजवी के खिलाफ बरेली के कोतवाली पुलिस थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तेलंगाना, कश्मीर सहित कई अन्य राज्यों में भी रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।
वसीम रिजवी के समर्थन में सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने रिजवी के इस कदम का विरोध किया है। कश्मीर के श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार में मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी मंगलवार को पीटीआई से कहा कि बीजेपी ऐसे लोगों के खिलाफ है जो किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुरान या किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ में किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ है। हुसैन ने कहा कि रिजवी को कोई हक नहीं है कि वो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से विस्फोटक मिलने के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस स्कॉर्पियो कार से 25 फरवरी की रात को विस्फोटक बरामद हुए थे, वो कार क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व हेड सचिन वाजे के ही पास थी। एनआईए के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है कि स्कॉर्पियो कार कभी चोरी ही नहीं हुई थी। सचिन वाजे इन दिनों एनआईए की गिरफ्त में हैं। एनआईए को इस केस में एक और लीड मिली है। जिस दिन स्कॉर्पियो कार को विस्फोटक के साथ अंबानी के घर के पास पार्क किया गया था, उसी रात को एक व्यक्ति पीपीई किट पहने हुए इस इलाके में घूमता हुआ नजर आया था। एनआईए के अधिकारियों को अंदेशा है कि हो सकता है कि सचिन वाजे ही पीपीई किट पहनकर स्कॉर्पियो कार को देखने के लिए वहां पर गए हों। एनआईए इसकी भी जांच में जुटी है। सेना भर्ती घोटाले में सीबीआई ने मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल सहित 17 अफसरों के नाम सामने आए हैं। इनके अलावा 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इन 23 लोगों के नाम तब आए हैं जब सीबीआई ने सोमवार को 13 शहरों में 30 जगहों पर छापे मारे। आरोप है कि सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती में घूस और अनियमितता का मामला चल रहा था और इस मामले में ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने कहा कि आरोपियों में जिनके नाम हैं उनमें 5 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 मेजर, 1 लेफ्टिनेंट स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को बड़ा झटका लगा है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर अब यूरोपीय यूनियन के बड़े देशों जर्मनी, इटली और फ्रांस ने भी तात्कालिक रोक लगा दी है। यूरोप में कई देशों ने पहले ही इस वैक्सीन पर रोक लगा रखी है। इन देशों को आशंका है कि इस वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने की दिक्कत आ रही है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी यानी UMA तक बार बार एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सुरक्षित बता चुका है। केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आ गई है। केंद्र सरकार ने इस मामले में चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार को आगाह किया है। इसने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करे। केंद्र की चिट्ठी उसकी टीम द्वारा राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लिए जाने और उसकी रिपोर्ट के आधार पर भेजी गई है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब गुजरात सरकार ने 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कर्फ्यू 17 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगा। वहीं 16 मार्च तक कर्फ्यू का समय 12 बजे से सुबह 6 बजे तक था। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। दोनों शहरों में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी कोरोना संकट एक बार फिर बढ़ रहा है। इटली में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, इस प्रयास में कि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जाए। जर्मन सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी एजेंसी रॉबर्ट कोच संस्थान के प्रमुख ने कहा है कि जर्मनी में तीसरी लहर पहले ही शुरू हो गई है। फ्रांस में नवंबर के बाद अब हर रोज सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं और वहां पूरे देश में लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है, उस तरह से जैसे पिछले साल मार्च-अप्रैल महीने में लगाया गया था। पूरे यूरोप के हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि अब हर रोज 1.5 लाख तक संक्रमण के मामले आने लगे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।